नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों, जो पहली एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1968 में बनी थी। इसके बाद जो दूसरी एजुकेशन पॉलिसी है वो 1986 में आई। इसमें 1992 में कुछ सुधार किए गए, लेकिन अब 34 साल बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में। तो दोस्तों, इन एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए क्या क्या बदलाव है वो देखते हैं। सबसे पहला जो बदलाव, मेन बदलाव हुआ है, पहले जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो 10+2 की एजुकेशन थी, लेकिन अब इसमें चेंज करके 5+3+3+4 का एकेडमिक स्ट्रक्चर लाया गया है, जिसमें 5 ईयर की जो एजुकेशन है इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले 3 साल की जो एजुकेशन वो प्री प्राइमरी एजुकेशन है और उसके बाद के 2 साल कक्षा 1 और 2 के लिए है। दोस्तों, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है। जो बच्चे पहले प्राइवेट में पढ़ते थे वो तो प्री प्राइमरी की एजुकेशन प्राप्त कर लेते थे, लेकिन जो बच्चे पहले सरकारी में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, वो कक्षा 1 और 2 से स्टार्ट करते थे। लेकिन अब जो बच्चे सरकारी स्कूल में भी पढ़ेंगे वो भी 3 ईयर की जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो प्राप्त करेंगे। इसे फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है। दोस्तों, इस स्टेज में एक नई बात यह है कि अब अंग्रेजी की शिक्षा की अनिवार्यता पर जोर जो था उसे समाप्त कर दिया गया है। यानी बच्चे 1 से 5 तक की शिक्षा अपनी मातृभाषा में भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी यदि आप चाहते हैं हमारा बच्चा गुजराती में, तमिल में, कुमाऊं में, गढ़वाली में, इन रीजनल लैंग्वेज में यदि एजुकेशन प्राप्त करे तो मित्रों वो संभव है, क्योंकि अब ये इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चों को उसकी मातृभाषा में एजुकेशन दी जाए। यानी अब अंग्रेजी एजुकेशन की जो बाध्यता थी उसे समाप्त कर दिया गया है। दूसरी बात, इसमें जो एजुकेशन दी जाएगी वो खेल कूद के माध्यम से एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होगी। और इसमें जो प्री प्राइमरी एजुकेशन में जो मेन रोल होगा वो आंगनबाड़ी का होगा या बाल वाटिका का। और दोस्तों, यही इसकी आलोचना भी हो रही है कि जो प्री प्राइमरी की एजुकेशन है वो केवल आंगनबाड़ी के भरोसे छोड़ दी गई है। दूसरी जो 3 साल की एजुकेशन है वो 3 to 5, ये 6 to 8 एज ग्रुप के बालक के लिए है। इसके बाद के 3 साल 6 से 8 तक, 6, 7, 8 और 8 से 11 तक के बच्चे इस शिक्षा को ले सकेंगे। यानी 8 से 11 एज ग्रुप के बच्चे इस शिक्षा को ले सकेंगे। इसमें एक जो मेन बात है, इसमें बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें बच्चों को एनसीईआरटी के द्वारा तय पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिसमें बच्चों को गणित, विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान और ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों की शिक्षा दी जाएगी। और इसमें जो एक नई चीज लाई गई है वो कॉन्टेक्चुअल बेस्ड शिक्षा होगी और उसके एप्लीकेशन पर जोर दिया जाएगा। यानी वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। कहने का मीन्स है कि अगर आपका बच्चा कंप्यूटर कोडिंग सीखना चाहता है तो वो अब संभव है। अगर आपका बच्चा पेंटिंग सीखना चाहता है, अगर आपका बच्चा पोएट्री सीखना चाहता है, अगर आपका बच्चा गार्डनिंग सीखना चाहता है तो वो अब पॉसिबल है। यानी कि अब एक ऐसा पीरियड होगा जो बैकलैश होगा। यानी कि अब बच्चा के ऊपर खाली पढ़ाई का दबाव ही नहीं होगा, बल्कि कॉन्सेप्ट पर जोर दिया गया है। बच्चे में रटने की जगह समझने की क्षमता विकसित की जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है 4 ईयर, ये 4 ईयर 9 से 12 तक की एजुकेशन है। दोस्तों, मेन बात जो है, जो सेकेंडरी स्टेज की एजुकेशन है इसे मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज का नाम दिया गया है। दोस्तों, जो पहले किया करते थे, जो पहले 10th के बाद में 11, 12 में स्ट्रीम सिस्टम था वो समाप्त कर दिया गया है। यानी पहले जो 3 स्ट्रीम थी, आर्ट, कॉमर्स और साइंस, उस स्ट्रीम को समाप्त कर दिया गया है। अब बच्चों को ब्रॉड सब्जेक्ट को चुनने के लिए ब्रॉड
ऑप्शन दिए गए हैं। यानी एक बच्चा जो साइंस पढ़ता है वो साइंस के साथ में फिजिक्स के साथ में इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है, इकोनॉमिक्स के साथ में पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। यानी एक बच्चा जो पहले आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ता था वो आर्ट के साथ में बायोलॉजी को भी स्टडी कर सकता है, कॉमर्स की भी स्टडी कर सकता है। यानी अब जो स्ट्रीम सिस्टम थी, जो लिमिटेशन थी, वो खत्म कर दिया गया है और ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जो अब 9 से 12 की शिक्षा है वो सेमेस्टर बेस्ड शिक्षा होगी। यानी साल में एक साल को 2 सेमेस्टर में बांटा जाएगा, एक वर्ष में 2 बार परीक्षा होंगी और उन परीक्षाओं को अंक जोड़कर उनके आधार पर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल और इंटर का बोर्ड एग्जाम होगा और बोर्ड एग्जाम पहले की अपेक्षा इजी होगा। और बोर्ड एग्जाम का जो मेथड है उसमें रटने की अपेक्षा समझने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। दूसरी बात, इसमें स्पोर्ट्स, आर्ट, करिकुलम एक्टिविटीज को भी एक सब्जेक्ट के रूप में देखा जाएगा। दोस्तों एक बात और कि पहले अगर मान लीजिए आपका बच्चा गणित में वीक है तो वहां परेशानी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे आर्ट्स के साथ जाना है, गणित के लिए मेरी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है या गणित में वो वीक है, तो अगर गणित में बच्चा वीक है तो उसके लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो एडवांस लेवल के साथ में अपनी गणित की स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन अगर वो गणित में थोड़ा वीक है तो एडवांस की जगह मीडियम लेवल को भी लेकर के वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है। और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में वीक होते हैं वो वास्तव में पिछड़ जाते हैं। लेकिन अब वहां पर ऐसे ऑप्शन है कि अगर किसी सब्जेक्ट में बच्चा वीक है, उस सब्जेक्ट को नहीं चला पा रहा है और उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, तो वो उसमें मीडियम लेवल लेकर के उस सब्जेक्ट को कैरी कर सकता है और अपने और अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। दूसरी बात दोस्तों, जो बच्चों का अंक दिए जाएंगे, अंक देते समय बच्चों के व्यवहार को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उसके प्रदर्शन को, उसकी मानसिक क्षमता को ध्यान रखा जाएगा। और जो बच्चों का इवैल्यूएशन होगा वो 360 डिग्री असेसमेंट होगा। यानी शिक्षक के साथ साथ अब छात्र स्वयं भी मूल्यांकन कर सकेंगे। तो दोस्तों अब बात आती है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए देखते हैं। पहला है, जो सबसे मेन चेंज है वो है मल्टी एंट्रेंस एंड मल्टी एग्जिट, या ऐसे कह सकते हैं मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। दोस्तों कई बार क्या होता था, पहले मान लीजिए किसी ने अपनी हायर एजुकेशन स्टार्ट करी, बैचलर की डिग्री स्टार्ट करी, उसने 1 ईयर 2 ईयर पूरा करा, उसके बाद छोड़ दिया, तो ना तो उसे डिग्री मिलती थी, उसके पैसों का वेस्टेज जाता था, उसको कोई लाभ उसे नहीं मिलता था। लेकिन अब यहां पर ऐसा नहीं है। अब जो बच्चा 1 ईयर की डिग्री करता है, 1 ईयर की स्टडी कंप्लीट करता है, उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। जो 2 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है उसे डिप्लोमा मिलेगा। जो 3 ईयर की डिग्री कंप्लीट करता है उसे डिग्री दी जाएगी। और जो 4 ईयर कंप्लीट करता है ग्रेजुएशन के, उसे डिग्री विद रिसर्च की दी जाएगी। यानी कहने का मीन्स है कि जो पहले प्रॉब्लम थी कि अगर 1 ईयर या 2 ईयर की आपने एजुकेशन कंप्लीट करी उसके बाद छोड़ दी, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता था, तो वो अब बेनिफिट उसका है। आप 1 साल 2 साल 3 साल जब भी चाहे अपनी स्टडी जितनी चाहे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की सुविधा भी आपको दी गई है। यानी कि आपने मान लीजिए एक साथ आप 1 से अधिक कोर्स कर सकते हैं। आपने एक कोर्स करा, उस कोर्स को जितने साल करा, 1 साल 2 साल, उसके पॉइंट आपके डिजिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और आपने वो डिग्री कहीं तक भी चलाई। मान लीजिए सपोज करो आप बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम के साथ साथ आप बीबीए भी कर रहे हैं। आपने मान लीजिए बीए की स्टडी 2 ईयर तक करी, तो 2 ईयर के जो पॉइंट है वो आपके डिजिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगे। और जब आप ये बीकॉम कंप्लीट करेंगे तो उस पॉइंट्स का भी आपको बेनिफिट यहां पर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे है मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री 1 साल और 2 साल की है। जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएशन यानी कि जो बैचलर डिग्री को 4 साल तक करेंगे उनके लिए मास्टर डिग्री 1 साल की है, और जो 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं उनके लिए मास्टर डिग्री 2 साल की है। यानी कि वो एक स्पेशल किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं
तो उसके लिए 1 ईयर या 2 ईयर के ऑप्शन उन्हें उपलब्ध है। और दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव यहां ये किया गया है, वे बच्चे जिनके बोर्ड एग्जाम में इंटर में मार्क्स कम है और उन्हें आगे कहीं एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम एनटीटीई के द्वारा चला जाएगा और ये 1 साल में 2 बार एग्जाम होगा। और इस एग्जाम के जो मार्क्स है वो 12th एग्जाम के साथ जुड़ करके बच्चे को आगे किसी भी कॉलेज में एडमिशन वो ले सकता है, अपने मनपसंद के कॉलेज में अब वो एडमिशन प्राप्त कर सकता है। एमफिल को दोस्तों यहां पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि यूजी के बाद पीजी, पीजी के बाद एमफिल और इसके बाद पीएचडी, ये सिस्टम था। अब क्या है, अब पीजी के बाद में जो एमफिल है इसे समाप्त कर दिया गया है। अब मास्टर डिग्री के बाद में आप सीधे पीएचडी का कोर्स कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चेंज ये लाया गया है कि जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में लीगल और मेडिकल को छोड़कर जितनी भी सारी इंस्टीट्यूशन है उन सबको एक सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम लाया जाएगा और HECI यानी हायर एजुकेशन कमेटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत वो रेगुलेट होगा। अब देखते हैं दोस्तों टीचर्स के लिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो दोस्तों पहला है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, यानी जो पर्सन अब टीचर बनना चाहते हैं उन्हें ग्रेजुएशन करने की बाध्यता समाप्त हो गई है। अब वो 12th के बाद में सीधे ही 4 ईयर का बीएड कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 3 साल की बैचलर डिग्री करी है या 4 साल की बैचलर डिग्री करी है, वो 2 साल का बीएड प्रशिक्षण ले सकेंगे और इसके बाद में टीचर बन जाएंगे। फिर है 4 स्टेज टीईटी एग्जाम। दोस्तों अभी तक जो टीईटी एग्जाम फर्स्ट और सेकंड होता था, टीईटी फर्स्ट जो है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए है, टीईटी सेकंड कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए है। लेकिन अब जो टीईटी होगा वो सभी के लिए कंपलसरी है, यानी पहले जो 9, 10 या 11, 12 के टीचर्स थे वो टीईटी से बच जाते थे, लेकिन अब उन्हें भी टीईटी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और टीईटी एग्जाम को रीडिजाइन किया जाएगा। इसकी बात अलग है दोस्तों कि पहले टीचर्स जैसे एलटी का टीचर है उन्हें या प्राइमरी का टीचर है उन्हें इंटरव्यू की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब टीचर को इंटरव्यू देना या डेमो देना कंपलसरी है। उसी के आधार पर रिक्रूटमेंट होंगे। फिर रिक्रूटमेंट जो भी प्रोसेस है उसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा, उसमें कोई पक्षपात ना हो ऐसी पूरी संभावना है, उसे खत्म किया जाएगा। नो पैरा टीचर, कोई भी पैरा टीचर यानी कोई संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कोई शिक्षा मित्र, इन सब प्रकार के टीचर को सब व्यवस्था ये समाप्त कर दी जाएगी। अब दोस्तों बात आती है कि अभिभावक के लिए क्या क्या चेंज है, क्योंकि अभिभावक अब इस बच्चों की स्कूल फीस को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। तो यहाँ पर उनके लिए भी है कि अब जो स्कूल कॉलेज हैं वो अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। स्कूल और कॉलेज एक निश्चित फीस से अधिक फीस अभिभावकों से वसूल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ मेन पॉइंट है, जैसे HRDC यानी मानव विकास एवं संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। फिर दूसरी बात, 2035 तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशो जो सेकेंडरी स्कूल में 100% रखा गया है, हायर एजुकेशन में 50% रखा गया है। दोस्तों ग्रोस एनरोलमेंट रेशो क्या होता है, जैसे मान लीजिए जिस बच्चे ने कक्षा 3 में एनरोलमेंट लिया, सपोज करो कक्षा 1 में 3 साल के बच्चे की आयु 3 वर्ष की आयु में कक्षा 1 में 1000 बच्चों ने का नामांकन हुआ, एनरोलमेंट हुआ, तो ये 1000 सेकेंडरी तक आते आते 50 या 56% बच्चे ही रह जाते हैं और हायर एजुकेशन तक पहुंचते पहुंचते ये संख्या केवल 26% रह जाती है। यानी 1000 में से 500 से 600 बच्चे के बीच इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनमें से भी केवल 26 यानी 260 या 270 स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। तो अब जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 2035 तक
ग्रोस एनरोलमेंट रेशो सीनियर सेकेंडरी में 100% हो और हायर एजुकेशन में 50% हो। इसके अलावा दोस्तों डिजिटलाइजेशन पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि अब ई लर्निंग और ई कोर्सेज चलाए जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक जगह स्कूल खोलना पॉसिबल नहीं है, प्रत्येक जगह टीचर नहीं पहुंच सकते हैं, तो ऐसी जगह के लिए ई लर्निंग ई कोर्स चलाए जाएंगे। जैसे ट्राइबल एरिया है वहां पर डिजिटल माध्यम से एजुकेशन देने का प्रावधान है। एक नई बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, वो है लोक विद्या। दोस्तों लोक विद्या क्या है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उससे जुड़ी हुई शिक्षा, कि हम अपनी कल्चर पर, अपनी विरासत पर गर्व कर सकें, और उससे जो आज हम केवल ये नहीं कि विदेशी लोगों की कॉपी करते रहे, बल्कि जो चीज हमारे देश में है उसे फेमस कर सके। जैसे पहले टाइम में मैं बड़े बुजुर्गों से सुनता हूं कि हमारे यहाँ ढाका की मलमल बहुत अच्छी होती थी, लेकिन आज वो नहीं है। तो इस प्रकार से जो कुछ कला है, जो कलाकृतियां हैं, उन कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लोक माध्यम के द्वारा वो से एजुकेशन से जोड़ा गया है, क्योंकि एजुकेशन ही लोक विद्या को आगे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।